Hi everyone, welcome on my channel Chemistry by Simran Khosla, where we all will be understanding the topic isomerism in coordination compounds. अगर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टॉपिक की बात करें तो जितना ये आसान लगता है उतना ही ये ट्रिकी भी है, क्योंकि इसकी टाइप्स ही बहुत सारी हैं। कई बार हम टाइप्स में उलझ जाते हैं, हम एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, और कई बार इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिसमें अगर हम एक भी नंबर गलती से भी भूल जाएं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के केस में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें जिसमें हमें पता है कि इजी है, स्कोरिंग है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर ट्रिक पता चल जाए तो हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। सो लेट्स बिगिन। इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और डिटेल में करेंगे। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म को समझने से पहले वी शुड नो व्हाट आर आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या मतलब हुआ? देखो, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं, हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो हम उसमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते हैं। दो कंपाउंड्स मैंने दिए हैं, मान लो आपको एक फर्स्ट कंपाउंड, एक सेकंड कंपाउंड। आप नंबर ऑफ एटम्स सबसे पहले देखोगे और इसके साथ साथ आप काइंड ऑफ एटम्स भी देखोगे कि ओके, यही एटम्स की टाइप दूसरे वाले में है, यही एटम्स की टाइप पहले वाले में है, नंबर भी सेम है, तो कंपाउंड्स तो सेम होने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स हमेशा सेम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पर उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होना, उनके अरेंजमेंट्स अलग होना, यानी 3D में अरेंजमेंट अलग होना, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। और उस फिनोमिना को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। आइसो मतलब सेम, मर मतलब यूनिट, और इज्म मतलब फिनोमिना। तो सेम यूनिट, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, बट स्ट्रक्चर अलग या स्पेशल अरेंजमेंट अलग, उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। और उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म भी दो भागों में डिवाइड की जा सकती है। कौन कौन से? मैंने आपको ऊपर दो वर्ड्स यूज किए और ये बोला कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और स्पेशल अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आई वुड से, क्योंकि हम फिनोमिना को ही क्लासिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरे में आप ये कह सकते हो इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सॉरी, ऑप्टिकल नहीं, यू कैन से स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो मतलब स्पेशल अरेंजमेंट से डील करना। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? हमारे पास होता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमेरिज्म, और यू कैन से लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगेन स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आपके पास क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड दूसरा क्या है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें 4 टाइप्स पढ़नी है, स्टीरियो आइसोमर्स में हमें 2 टाइप्स पढ़नी है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। लेट्स अंडरस्टैंड देम इन डिटेल। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप को बिगिन करने से पहले हम इसको देख ले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है क्या। जैसे भी मैंने बताया, लिगेंड्स का अलग अलग अरेंजमेंट होना अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास टाइप्स हैं, तो पहली टाइप हम डिस्कस करते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें सेम कॉम्पोजिशन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, but give different ions in solution are called ionization isomers. उनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट इन सोल्यूशन वो अलग अलग आयंस देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। जैसे कि आपको पता है कोऑर्डिनेशन सफियर होता है, एक आयोनाइजेशन सफियर होता है, उनमें एनायंस का एक्सचेंज हो जाना। नहीं समझ आया, नहीं पता चला, तो डोंट वरी, वी विल बी लर्निंग इट विद एन हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे आपके पास है कोबाल्ट Br एंड देन है आपके पास NH3, उसके बाद आपके पास है, यस एवरीथिंग इज गोइंग गुड, या SO4। ठीक है, आपके पास कुछ इस तरीके की जो है आपके पास स्ट्रक्चर है, CO Br NH3 5 SO4। ठीक है, और अगर हम Br को रिप्लेस कर दे SO4 के साथ तो कैसे आ जाएगा, COSO4 और उसके बाद NH3 5 एंड Br जो है वो बाहर आ जाएगा। तो क्या कहना चाहती हूं मैं ये कहना चाहती हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले एक अंदर लीगेंड था, एनायनिक लीगेंड था, कोऑर्डिनेशन सफियर के अंदर एनायनिक लीगेंड था। कोऑर्डिनेशन सफियर क्या है, ये वाला, इसके अंदर एनायनिक लीगेंड कौन सा है, ये वाला, और ये बाहर क्या है हमारे पास, आयोनाइजेशन सफियर। यहाँ पे जो एनायन है और ये जो अंदर एनायन है, ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, रिप्लेस कर जाते हैं। SO4 आ जाएगा Br की जगह और Br आ जाएगा SO4 की जगह, ये आप देख सकते हैं। इन दोनों में आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट कीजिए, काइंड ऑफ एटम्स फाइंड आउट कीजिए, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली द सेम, बट डिफरेंस क्या है कि कोऑर्डिनेशन सफियर और आयनाइजेशन सफियर में अलग अलग है ना। पहले ब्रोमीन जो था वो अंदर था, अब ब्रोमीन जो है वो बाहर है, तो ये फर्क पड़ा। तो एक्सचेंज ऑफ एनायंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन सफियर एंड द आयनाइजेशन सफियर, इस तरीके के जो आपके पास आइसोमर्स ओरिजिनेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स। देन हमारे पास अगला आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस केस में जो आपका कंपाउंड है वो कैटायन और एनायन से बना होता है, डेफिनेटली वो हमें पता है। और आइसोमेरिज्म कैसे आता है कि कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का आपस में इंटरचेंज हो जाना, कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का आपस में इंटरचेंज हो जाना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो CONH3 6 CrCN6। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि कोबाल्ट के साथ NH3 लगा हुआ है, क्रोमियम के साथ CN लगा हुआ है। इसका आइसोमर और क्या बन सकता है कि कोबाल्ट के साथ NH3 की जगह लग जाए CN, और क्रोमियम के साथ CN की जगह क्या लग जाए, NH3। तो ये आपके पास हो जाए। क्या देख रहे हो आप, पहले कोबाल्ट के साथ NH3 लगा हुआ था, ठीक है, और क्रोमियम के साथ क्या था, CN लगा हुआ था। लेकिन अब क्या है, अब है कोबाल्ट के साथ CN और क्रोमियम के साथ NH3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की एग्जांपल। क्योंकि यहाँ पे अगर हम कैटायन बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम एनायन बोल रहे हैं, तो इन दोनों का क्या होगा, रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैटायन है, ये एनायन है, और इनके बीच में आपस में इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स हो रहा है, लिगेंड्स का इंटरचेंज हो रहा है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या केस है कि इन दिस केस आइसोमर्स डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल आयन, और इस फिनोमिना को बोला जाता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसे कि अगर आपके पास है इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइटो और नाइट्रो, ठीक है, तो बेसिकली ओके, ये देखिए जरा, जैसे आपके पास एग्जांपल है COONO NH3 5 देन Cl2। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि इस
के अंदर क्या होगा, लिंकेज आइसोमर में आपके पास एक ऐसा लिगेंड लगा होगा जो कि होगा एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जिनका जो होते मोनोडेंटेड ही है लेकिन अपनी साइट ऑफ अटैचमेंट से डिफर करते हैं। तो कोबाल्ट के साथ ONO है और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ जो है वो NO2 हो, यानी कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन अगर अटैच हुआ है तो उसका नाम नाइट्राइटो से होगा, और अगर उसके साथ नाइट्रोजन अटैच्ड है देन उसका होगा नाइट्रो से। सो बेसिकली क्या है कि इस तरीके का आइसोमर होना जहां पे साइट ऑफ अटैचमेंट डिफर कर रही है, तो उस केस में जो आपके पास आइसोमेरिज्म ओरिजिनेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहां पे साइट ऑफ अटैचमेंट, मोड ऑफ अटैचमेंट जो है वो डिफर करता है। ठीक है, कैसे, क्या बोला मैंने यहाँ पे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के केस में होता है, क्योंकि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स में ही ये होता है कि आपके पास दो अटैचमेंट्स की साइट होती है पर होती एक जगह से ही है। जैसे अगर मान लीजिए एसटीएन है थायोसाइनेटो और एक है आपके पास आइसोथायोसाइनेटो, तो दोनों में डिफरेंस है। अगर सल्फर से बॉन्ड करता है तो वो अलग है, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है तो वो अलग है। सल्फर से होता है तो हम उसको थायोसाइनेटो नेम दे देते हैं लिगेंड को, और अगर हमारे पास नाइट्रोजन से होता है तो हम उसको आइसोथायोसाइनेटो बोल देते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है। तो लिंकेज आइसोमर में क्या है कि आइसोमर मोड ऑफ अटैचमेंट के केस में डिफर करते हैं कि कौन से एटम से वो जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह लो या आप सोलवेट भी कह सकते हो, पर पहले हाइड्रेट आइसोमेरिज्म देखते हैं। हाइड्रेट आइसोमर्स वो होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन सेम है लेकिन जिनमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफर करते हैं। ठीक है, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की, तो जैसे आपके पास है CrH2O6 और यहाँ पे है Cl3, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है 6 और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है 0। ठीक है, अगर मैं आउटसाइड की बात करती हूँ तो 0 है, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करती हूँ तो 6 है। वैसे ही अगर इसी का मेरे को अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफर करना है तो मैं एक क्लोरीन को अंदर ले आऊं और एक वाटर को उसकी प्लेस पे बाहर ले जाऊं, तो इस केस में क्या होगा, इनसाइड में 5 है, आउटसाइड में वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं 1। ये देखिए आउटसाइड में 1 है और इनसाइड में कितने हैं 5 है। ठीक है, फिर हम एक और लेते हैं, जो सपोज ये ले लेते हैं कि CrH2O थ्राइस। ठीक है, और यहाँ पे ले लो Cl3 और बाहर आप ले लीजिए H2O थ्राइस। अब देखिए अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 3, बाहर कितने हैं, बाहर भी 3, तो मतलब अंदर और बाहर आपके पास क्या है 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इस केस में आप ये देख सकते हैं कि तीनों का फॉर्मूला सेम था, तीनों का फॉर्मूला सेम था, ये और ये तीनों के तीनों सेम थे, लेकिन इनका अरेंजमेंट डिफरेंट था, इनसाइड और आउटसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस था। तो इसलिए जब आपके पास वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिफर करें तो उसको हम हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म आती है दैट इज सोलवेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स डिफर करते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स डिफर कर रहे थे वैसे ही अगर सोलवेंट मॉलिक्यूल्स डिफर करें तो हम उसको सोलवेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने 4 टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी, हमने पढ़ा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस होना। ये कैसे होगा, स्टीरियो मतलब 3D, तो सच आइसोमर डिफर ओनली इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स, कि ऐसे आइसोमर सिर्फ और सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट में डिफर करते हैं कि वो किस तरीके से लगे हुए हैं सेंट्रल मेटल आयन के इर्द गिर्द। तो ऐसे वाले आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अब स्टीरियो आइसोमर्स जो है वो आपके पास दो तरीके के होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल को आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हो, और ये जो आपके पास सेकंड टाइप है ये क्या है आपके पास,
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 और 6। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली आपको देखने को मिलता है दो टाइप्स में, 4 और 6 में, जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आपको काफी केसेस में देखने को मिल जाता है। तो आइए जरा देखते हैं सबसे पहले इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डिस्कस करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरीके की स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। एक हमारे पास पॉसिबल है टेट्राहेड्रल और दूसरी हमारे पास पॉसिबल है स्क्वायर प्लेनर। एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पॉसिबल है टेट्राहेड्रल और दूसरी है स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में हमारे पास क्या है कि मान लीजिए मेटल यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। अब ये चारों की चारों पोजीशंस ही क्या है? इक्विवेलेंट है। चारों की चारों पोजीशंस क्या है? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट होने का मतलब सेम ही एंगल पे है और बराबर है। ये लिगेंड्स चाहे इधर उधर कहीं भी चले जाएं, वो सेम ही तरीके से पड़े हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ए चाहे डी की जगह आ जाए, डी चाहे ए की जगह आ जाए। 3D में वो सब सेम ही है। तो टेट्राहेड्रल में हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। फिर आता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास टाइप आती है कौन कौन सी, वैसे मैंने ऊपर मेंशन कर रखी है। स्क्वायर प्लेनर में हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं, MA4, MA3B, MA2B2, MABCD। ठीक है, ये 4 टाइप्स आती हैं। तो आइए सबसे पहले MA4 की बात करते हैं। MA4 में क्या है? MA4 में ये है कि एक मेटल है, उसके साथ मान लो 4 लिगेंड्स इस तरीके से लगे हुए हैं। तो आप देखिए इस केस में आपको दिख रहा है कि चारों के चारों लिगेंड सेम है, कोई और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल, कोई और आइसोमर बनेगा नहीं। ठीक है, दूसरा केस ये है MA3B। इसमें क्या है? आपके पास एक A, ये दूसरा A, ये तीसरा A और यहाँ पे क्या है? एक B। तो आपको पता है कि ये चारों के चारों पोजीशंस इक्विवेलेंट है ना? तो इस केस में भी आपके पास एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो ये क्या है आपके पास यहाँ पे? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल। देन थर्ड नंबर पे आपके पास क्या है? MA2B2। MA2B2 इस केस में आप देखिए, आप 2A पहले ऊपर लगा दीजिए और 2B जो है वो नीचे लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखो, इस A के ट्रांस में यानी कि 180 डिग्री पे B है, ठीक है ना? इस A के 180 डिग्री पे B है। इसका सेकंड अरेंजमेंट ये भी अराइज हो सकता है कि यहाँ पे A है और इसके 180 डिग्री पे B ना होकर क्या है? A है। समझे? ये देखो जरा, इस A के 180 डिग्री पे B ना होके क्या है? A। तो 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, तो आप देख सकते हैं A के कॉरिस्पॉन्डिंग A के ट्रांस में A है और यहाँ पे A के ट्रांस में क्या है? B है। तो ये आपका जो है डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जब आपको पता है कि दोनों के दोनों A एक साइड हैं, तो आप इसको बोलोगे सिस आइसोमर। और जब आपको पता है कि दोनों के दोनों A 180 डिग्री पे है, तो आप इसको बोलोगे ट्रांस आइसोमर। क्या बोलोगे? ट्रांस आइसोमर। ठीक है जी। तो अब आपके पास दो अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, तो ये क्या है यहाँ पे? 2GIs पॉसिबल। क्या है यहाँ पे? 2GIs पॉसिबल। दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या है यहाँ पे? पॉसिबल है। लेट्स मूव ऑन द फोर्थ टाइप, एंड द फोर्थ टाइप इज MABCD। तो यहाँ पे M है, इसके साथ A लगा हुआ है, इसके साथ B लगा हुआ है, C एंड D। ठीक है, तो M में BCD। आपको पता है कि अब इस केस में क्या होगा? देखने को तो लगेगा कि यार इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। A के ट्रांस में क्या है? C है। ठीक है, ट्रांस का मतलब होता है 180 डिग्री। A के 180 डिग्री में क्या है? C है। नेक्स्ट टाइम क्या हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे A है, लेकिन उसके 180 डिग्री में C ना होके क्या है? B है। और यहाँ पे C और D लगा दीजिए। ठीक है,
फिर आपके पास तीसरा अरेंजमेंट क्या आता है, आपने सी लगा दिया, आपने बी लगा दिया, तीसरे केस में आप लगा दीजिए डी, डी लगा दीजिए। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो कि एक की पोजीशन को फिक्स कर दिया और दूसरे को डिफर कर दिया, एक ही पोजीशन को डिफर फिक्स किया और उसके ट्रांस में जो पोजीशंस है उनको चेंज करते जा रहे हो। जैसे आपके पास ए है तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, ए के 180 डिग्री पे क्या है सी, यहाँ पे ए है, ए के 180 डिग्री पे क्या है बी, ए के 180 डिग्री पे क्या है डी। तो इस तरीके से आपके पास आते जा रहे हैं। तो दिस इज MABCD। ठीक है जी, क्लियर। तो अब आपके पास कितने आइसोमर्स हो गए, ये आपके पास हुए 3GIs, यानी 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके पास यहाँ पे पॉसिबल हो गए। तो ये जितने भी हमने आइसोमर्स किए हैं, MA4, MA3B, MA2B2, MABCD, ठीक है। तो ये हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की टाइप देखी है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे, जहां पे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी देखेंगे, ऑप्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल के लिए आपको मैं बता दूं, वो मैं साथ साथ चलो ट्रिक बताती रहूंगी। अभी फिलहाल हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ट्रिक जान भी लेते हैं और साथ साथ सोल्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो आता है ऑप्टिकल में, कौन सी टाइप करवाऊं आपको, ऑप्टिकल में ऑप्टिकल आइसोमर्स वैसे होते क्या है ये मैंने आपको बताया नहीं। ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये वो होते हैं कि जिनकी मिरर इमेजेस आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करती हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होती हैं, और प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर आप किसी सोल्यूशन में से पास आउट करवाते हो, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर आप किसी सोल्यूशन में से पास आउट करवाते हो और वो लाइन अनडेविएटेड चली जाए, ऐसी की ऐसी चली जाए, ठीक है, तो वो कंपाउंड जो है वो आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है जब उस कंपाउंड के सोल्यूशन से पास करवाई गई उसमें कोई डेविएशन नहीं आई, तो मतलब वो कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाई किसी सोल्यूशन से, अब वो लाइट या तो लेफ्ट रोटेट हो गई है या वो राइट रोटेट हो गई है, तो अगर तो लेफ्ट रोटेट हो गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। और अगर वो राइट मूव हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है जी, एल और डी इनकी होती है रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल बी सीइंग अनदर वन, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं आगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम देखेंगे टाइप। मैंने ऊपर टाइप्स लिखी थी। पहली टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज MA6। पहली टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज MA6। ये है हमारे पास MA6। इसके केस में अब हमें बार बार बना के देखने की जरूरत नहीं है, हम पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाएंगे अगर तो एक पेयर में, अगर एक पेयर में दो लिगेंड सेम सेम हो गए तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड, और अगर दो पेयर सेम हो गए तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दो पेयर सेम हो गए तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, और अगर एक पेयर में दो लिगेंड सेम हो गए तब भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमें क्या करना है, जो लिगेंड्स दिए होंगे उनको हमने पेयर्स में ऐसे ऐसे बना देना है। तो ये ए आया, आपको पता है इसमें कोई भी और अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, वो तो आपको पता ही है, नो ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, नो ऑप्टिकल आइसोमर। और अगर हमें स्टीरियो आइसोमर का नंबर बताना हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है वो हम देखते हैं जरा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास MA5B। एक सेकंड, हमें स्पेस और लेनी पड़ेगी।
काफी। अब आ जाओ, सेकेंड टाइप है हमारे पास MA5B। इस केस में क्या है, आपको फिर ड्रॉ नहीं करना है, मैं फिर करने लगी थी ड्रॉ, बट आई जस्ट रिकॉल्ड कि मैं तो आपको ट्रिक बता रही थी। MA5B को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, AA और AB, यही अरेंजमेंट है, कोई और अरेंजमेंट तो नहीं है, तो इसलिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और अगर ऑप्टिकल की बात करें तो आपको पता है कि ये AA सेम हो गया है, ठीक है ना, तो ऐसा हमें सेम नहीं चाहिए, तो ऑप्टिकल आइसोमर भी क्या है, नो। और अगर हम स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो ना तो कोई ज्योमेट्रिकल है ना ऑप्टिकल है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का एडिशन ही हमारे पास स्टीरियो होता है, तो इसलिए स्टीरियो आइसोमर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है। फिर तीसरी टाइप हम करते हैं MA4B2 की। यहाँ पे देखो AA एक अरेंजमेंट ये आ सकता है, एक अरेंजमेंट आपके पास ये आ सकता है AA AB और AB, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो कितने हो गए, 1 और 2, दो पॉसिबिलिटीज है, तो दो हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें लेकिन अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमर की, तो ये देखिए यहाँ पे ये सेम है पेयर, यहाँ पे ये सेम है, ठीक है, वैसे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो ये सेम सेम लिगेंड्स का हमें नहीं चाहिए, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, ठीक है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ। यहाँ पे AB और AB, ठीक है, ये पेयर भी आपस में सेम है, मोर ओवर इस वाले पेयर के अंदर लिगेंड्स भी सेम है, तो ये क्या हुआ, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हुआ। तो ऑप्टिकली ही इनएक्टिव दोनों आइसोमर्स है हमारे, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ इस वाले अरेंजमेंट के लिए आपके पास दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स रहेंगे, ऑप्टिकल 0 रहेगा, तो 2 + 0 = 2। तो स्टीरियो आइसोमर्स आपके पास कितने हो गए, 2। तो स्टीरियो आइसोमर्स टोटल आपके पास यहाँ पे आएंगे 2। अब हम फोर्थ की बात करते हैं, यहां पे हमारे पास है MA3B2C। MA3B2C, हाँ जी। अब यहां इस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं, AA AB BC, ठीक है, फिर AA AC BB, AB AB AC, ठीक है। तो आपके पास ये तीन अरेंजमेंट्स हैं, या तो पहले आप ए वाले देख लो, फिर ABBC कर दो, फिर या ACBB कर दो, ये आपके ऊपर है। तो आपने तीन अलग अलग अरेंजमेंट्स बना के देखे, तीनों अलग अलग आ गए। अब देखिए तीन आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो यहाँ पे ये पेयर सेम हो रहा है, यहाँ पे ये पेयर सेम हो रहा है, और यहाँ पे ये दोनों आपस में सेम हो रहे हैं, तो ये तीनों के तीनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए, 0। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 3 + 0 यानी कि 3। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 3। तो ये हमारे पास एक तरीका है, मैं थोड़ी सी रिपीटेशन नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, वो कारण ये है कि मेरे को ये है कि आप लोग YouTube पे देख रहे हो, और YouTube पे आपके पास बैक करने की ऑप्शन होती है, देन व्हाई टू रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन व्हेन यू कैन सी द वीडियो, ठीक है ना। जब आप बैक करके देख सकते हो वीडियो, तो फिर बार बार मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई पॉइंट है कि मैं वही सेम चीज को दोबारा दोबारा बताऊं, ठीक है। तो इसलिए नहीं बता रही हूँ, आपका इसमें फायदा है, आप बार बार देख सकते हो, जिनको पहली बार में समझ आ गया उनका भी फायदा है। देखिए ए, पहले आपने ए बी और ये बी लिया, या अगले केस में आप क्या ले सकते हो, तीनों की तीनों ए बी ले लो, 3 ए है 3 बी है, ठीक है। इस वाले केस में आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं आपके पास, ऑप्टिकल आइसोमर ये देखो, ये तो इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स यहाँ पे 0 है। तो आपके पास नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 2, क्योंकि 2 + 0 कितना होता है, 2, ठीक है जी। अब हम सिक्स्थ देखते हैं, सिक्स्थ टाइप हमारी कौन सी है, ये जरा चेक कर लेते हैं। सिक्स्थ टाइप मैंने जो आपको लिखवाई थी वो थी MA3BCD। लेट मी सी, मैंने आपको ये करवा दी है, तो वीडियो जस्ट बैक करके देखने दो। हाँ जी, तो ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स है, पहले आपने AA ABCD ले लिया, ठीक है, अगले केस में भी आपने AA AC
फिर BD ले लिया, देन आपने क्या किया, AA, AD, BC किया। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या किया, बेसिकली आपने यहाँ पे इसके अरेंजमेंट्स बना के देखे हैं। अब आया AB, AC और AD, ठीक है जी। तो अब देखिए ध्यान से, इस वाले केस में आपके पास 4 अरेंजमेंट्स हैं, 4 अरेंजमेंट्स हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर 4 हो गए। अब हम देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सी है। देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि AA सेम हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, AA सेम हो गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये भी सेम हो गया। लेकिन अगर आप इसकी बात करते हैं, इसमें कुछ भी सेम नहीं है, ना तो पेयर्स आपस में सेम है, ना ये पेयर के अंदर लिगेंड्स आपस में सेम है। तो मतलब ये क्या हो गया आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव आपको पता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी करता है, लीवो रोटेटरी भी करता है। तो 2 फॉर्म्स हो गई, 2 फॉर्म्स हो गई, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो गए आपके पास, 2। और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए, 6, क्योंकि 4 + 2 इज ऑलवेज 6। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हैं, ज्योमेट्रिकली एक्टिव कौन से हैं। हमने एक तरीके से इनको समझा ताकि अगर हमें नंबर फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो हम उसको आसानी से समझ पाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, जिसमें हमने देखा है आइसोमर्स के टाइप। हमने सबसे पहले देखा कि आइसोमर होता क्या है। आइसोमर में हमने उसकी टाइप्स पढ़ी, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हमने 4 टाइप पढ़ी, आयोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, सॉल्वेंट, लिंकेज। और स्टीरियो में हमने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल देखी। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के केस में अब बस एक ही ट्रिक याद रखनी है कि लिगेंड्स आपस में भी ना सेम हो और 2 पेयर्स भी आपस में सेम नहीं होने चाहिए। बस इतनी सी बात है और इसके साथ ही आपका ये लेक्चर एंड होता है। आप, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली बी मोर हैप्पियर टू आंसर यू। ठीक है, तो वो आपको बता दूंगी। और कोई अगर ज्यादा लगा कि कुछ ज्यादा किसी चीज में दिक्कत आ रही है, देन डेफिनेटली आई विल बी रिकॉर्डिंग अनदर वीडियो टू क्लैरिफाई योर डाउट्स एज वेल। ओके जी, so thank you so much for listening. See you in the next video.